नमस्कार दोस्तों। बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं आपके अपने YouTube चैनल आर के सिंह स्टडी क्लास 10 में। तो इस वीडियो में आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो 2021 के लिए बहुत ही ज़्यादा बायोलॉजी के जो आपका चैप्टर है जैव प्रक्रम, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और मैंने इस वीडियो में वही क्वेश्चन डिस्कस किए हैं जो कि आपके लिए एग्जाम में आए हुए हैं कई बार। और आप देख सकते हैं यहाँ पर पहला क्वेश्चन है 3 बार आया हुआ है 2011, 13, 18। तो आपको इस वीडियो को पूरा देखना है। मैं आपसे कहता हूं कि अगर आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया तो समझो आपके 5 या 6 नंबर तो बिल्कुल पक्के हो ही जाएंगे। और आगे की वीडियो में आपके लिए अति लघु विस्तृत यानी पूरे विज्ञान के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए कोशिश करूंगा लाने की। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है, कौन सी त्वचीय ग्रंथि स्तन ग्रंथि के रूप में परिवर्तित होती है? तो इसका उत्तर है पसीने की ग्रंथि। यानी कि आपने ग्रंथियां पढ़ी होंगी, तो जो पसीने की ग्रंथि है वो त्वचीय ग्रंथि स्तन ग्रंथि के रूप में परिवर्तित होती है, इसका आंसर है। अब दूसरा क्वेश्चन हमारा है, हमारे पाचन में अम्ल की भूमिका क्या है? यानी कि जो हमारा पाचन तंत्र है आपने पढ़ा होगा, उसमें जो एसिड होता है यानी कि अम्ल, उसकी भूमिका क्या है, यानी कि अम्ल कार्य करता क्या है, उसका वर्णन करना है। तो यानी कि पिछले साल ही आया हुआ है 2020 में, आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो HCl जो है वो क्या है, HCl जठर रस को अम्लीय बनाता है। HCl जठर रस को अम्लीय बनाता है। असक्रिय पेप्सिन HCl से मिलकर ही सक्रिय रूप लेता है। यानी कि जो असक्रिय पेप्सिन है, ठीक है, वो HCl से यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से मिलकर ही सक्रिय रूप लेता है। तो प्रोटीन का पाचन यह अम्लीय pH में ही संपन्न कर पाता है। तो HCl भोजन के साथ शरीर में प्रवेश किए गए जीवाणुओं को भी मार देता है। यानी जो HCl है, जो एसिड है हमारा HCl एसिड, वो भोजन के साथ शरीर में प्रवेश करके जीवाणुओं को मार देता है, जिससे हम स्वस्थ रहने में कामयाब हो जाते हैं। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन था। अब बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरा था तीसरा मनुष्य में कितनी जोड़ी लार ग्रंथियाँ होती हैं? बहुत ही सिंपल है, 2 नंबर का क्वेश्चन है ये। तो मनुष्य में जो है 3 जोड़ी लार ग्रंथियाँ होती हैं, ठीक है। तो अब अगला हमारा चौथा क्वेश्चन है, ग्लूकोज अणु के ऑक्सीकरण से ऑक्सीजन की अनुपस्थिति ईस्ट से क्या उत्पाद बनाते हैं? तो इसका आंसर सीधा सा है बिल्कुल ही, कहाँ गया, हाँ, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में यीस्ट में एथिल एल्कोहल, जिसका सूत्र होता है C2H5OH, तथा कार्बन डाइऑक्साइड CO2 का निर्माण होता है और कम मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 5वां, 2012 में आया हुआ है, मनुष्य के प्रत्येक जबड़े में 4 अग्रवर्धक होते हैं। ये भोजन को कुचलने तथा पीसने का कार्य करते हैं। मनुष्य के, ठीक है, मनुष्य का जो प्रत्येक जबड़ा है उसमें 4 अग्रवर्णक होते हैं और ये भोजन को कुचलने तथा पीसने का कार्य करते हैं। तो ये आपके पाचन तंत्र से जो है संबंधित है। अब अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के हृदय में कितने वेश्म होते हैं? तो मनुष्य के हृदय में कितने वेश्म होते हैं और इसमें सबसे बड़ा वेश्म कौन सा है उसका नाम भी लिखना है। 2014 में आया हुआ है। तो हृदय में जो है 4 वेश्म होते हैं। कितने? 4 वेश्म होते हैं और बायां निलय सबसे बड़ा वेश्म होता है। तो 2 क्वेश्चन पूछे थे इसमें, मनुष्य के हृदय में कितने वेश्म है और सबसे बड़े वेश्म का नाम लिखो। तो 4 वेश्म है हृदय में और बायां निलय जो है सबसे बड़ा वेश्म होता है। इतना ये आपको करना था। अब अगला है, अग्नाशय रूप में पाए जाने वाले 2 एंजाइम के नाम लिखो। यानी जो अग्नाशय रस है उसमें पाए जाने वाले 2 एंजाइम के आपको नाम लिख देने हैं। अब कौन कौन से नाम उसके 2 हैं, ट्रिप्सिन व लाइपेज। तो इस तरीके से आपको ये कर देना है। अब क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, कोशिकीय श्वसन किसे कहते हैं? ठीक है, कोशिकीय श्वसन किसे कहते हैं? एक ग्लूकोज अणु के पूर्ण ऑक्सीकरण से ATP के कितने अणु प्राप्त होते हैं? 2010 में क्वेश्चन आया हुआ है और इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से पूछा गया है 2015 में। यानी कि अथवा करके श्वसन क्रिया को परिभाषित कीजिए तथा बताइए कि इस क्रिया में किस प्रकार ऊर्जा ATP में स्थानांतरित होती है। तो 2010 और 15 में आया हुआ है, यानी कि एक ही क्वेश्चन है, ठीक है। दोनों में से कोई सा भी आ जाए आपको लिखना उत्तर यही है। तो कोशिकाओं में ऑक्सीजन की उपस्थिति में होने वाले ग्लूकोज के जैव रासायनिक ऑक्सीकरण को ऑक्सीश्वसन कहते हैं। ठीक है, आपको इतनी बात याद रखनी है। आपसे पूछा गया कोशिकीय श्वसन किसे कहते हैं? तो कोशिकाओं में ऑक्सीजन की उपस्थिति में होने वाले ग्लूकोज के जैव रासायनिक ऑक्सीकरण को ऑक्सीश्वसन कहते हैं। ठीक है, तो भोजन के ऑक्सीकरण के फलस्वरूप मुक्त ऊर्जा ATP में संचित होती है। एक ग्लूकोज अणु के पूर्ण ऑक्सीकरण से 38 ATP अणु प्राप्त होते हैं।
अब अगला क्वेश्चन जो बहुत ही ज़्यादा पूछा गया है और सिंपल है, हालांकि इसमें लिखा हुआ नहीं है, लेकिन ये हमारे टाइम में भी काफ़ी पूछा गया था जब हमने हाई स्कूल किया था। तो एटीपी, एडीपी और एनएडीपी का पूरा नाम लिखना है आपको। तो एटीपी का है एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट, और एडीपी का एडिनोसिन ड्राईफॉस्फेट, ठीक है, वहाँ पर ट्राई है, यहाँ ड्राई है। एनएडीपी निकोटिनामाइड एडिनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड फास्फेट। तो ये जो नाम है इतने आपको थोड़े हैवी लग रहे होंगे, आपको लिख लिख के अगर आप इनको देखोगे तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएंगे ये, ठीक है, लिख लिख के देखना है इनको। नेक्स्ट क्वेश्चन 10वां, श्वसन क्रिया में ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड के वाहक का नाम लिखिए। 2009 में आया हुआ है। तो श्वसन क्रिया में O2 का परिवहन हीमोग्लोबिन द्वारा तथा CO2 का परिवहन मुख्यतया रक्त प्लाज्मा में बाइकार्बोनेट आयनों के रूप में होता है। कुछ मात्रा में CO2 भी हीमोग्लोबिन द्वारा वहन की जाती है। इतना सा इसका आंसर है, ठीक है। वाहक का नाम लिखना था। तो 11वां क्वेश्चन है, सौर ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन किस प्रक्रिया द्वारा होता है। यानी कि जो सौर ऊर्जा जो है, सौर ऊर्जा यानी कि जो सूरज से आने वाली है, सूरज की किरणों से, उसका रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन जिस प्रक्रिया से होता है उसका नाम लिखो। तो प्रकाश संश्लेषण इसका आंसर है, ठीक है। फोटोसिंथेसिस जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, पौधों में होता है। अगला है, वह कौन सी क्रिया है जिसके द्वारा हरे पौधों की वायवीय सतह से जल का वाष्पीकरण हो जाता है। वाष्पोत्सर्जन 2011 में आया हुआ है। 2 नंबर आपको पूरे मिलेंगे आप इतना लिखोगे तो, ठीक है। 13वां क्वेश्चन है, पौधों में भोज्य पदार्थों के स्थानांतरण करने वाले भाग का नाम लिखिए। तो पौधों में भोज्य पदार्थों के स्थानांतरण करने वाले भाग का नाम जो है वो है हमारा फ्लोएम। क्या है? फ्लोएम। 2011 में पूछा गया है। अब क्वेश्चन नंबर 14 है, रक्तदाब किसे कहते हैं। तो रक्तदाब किसे कहते हैं, इसका आंसर सिंपल सा है, धमनियों में आपने पढ़ा होगा धमनी और शिराएं, ठीक है, इसमें से जो खून पास होता है, रक्त पास होता है, तो धमनियों में रक्त जिस दबाव के साथ बहता है उसे रक्तदाब कहते हैं। बहुत ही सिंपल है, ठीक है। मनुष्य का प्रकुंचन तथा अनुशिथिलन रक्तदाब क्रमशः 120 से 80 मिलीमीटर, ठीक है, HG होता है। क्वेश्चन नंबर 15 बहुत ही सिंपल है, रुधिर में एंटीजन तथा एंटीबॉडी कहाँ पाए जाते हैं। 2013 में और 17 में आया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो रुधिर में एंटीजन जो है वो प्रतिजन लाल रुधिराओं की कोशिका पर पाया जाता है, और एंटीबॉडी यानी कि प्रतिरक्षी रुधिर प्लाज्मा में पाया जाता है। तो एंटीबॉडी जो है प्रतिरक्षी में और प्रतिजन में एंटीजन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, धमनी शिरा व केशिका में पारस्परिक संबंध का नामांकित चित्र बनाइए, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। तो धमनी और शिरा के केशिका में पारस्परिक संबंध का नामांकित चित्र बनाइए। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इसका संबंध का चित्र है, ठीक है। अब आप चित्र को देख लीजिए एक बार, क्या है ये, धमनी शिरा व केशिकाओं में संबंध है। तो इधर ये धमनी का है, इधर धमनी है, इधर शिरा है, इधर शिरिका, ठीक है। इस तरीके से आपको ये लिखना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुधिर वाहिनिकाएँ किसे कहते हैं, इनके प्रकार लिखिए। तो रुधिर वाहिनिकाएँ क्या होती हैं, बंद परिवहन तंत्र के अंतर्गत शरीर में रक्त का वितरण एवं एकत्रीकरण करने वाली नलिकाओं को रुधिर वाहिनियाँ कहते हैं। ये 3 प्रकार की होती हैं, रक्त का वितरण करने वाली धमनी एवं धमनिकाएँ, रक्त को एकत्र करने वाली और पदार्थों का आदान प्रदान करने वाली। तो कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ अभी, ठीक है। एक मोस्ट पूछने वाला क्वेश्चन जो है ये कई बार पूछा भी गया है, 2009, 10, 11, 19 में, श्वसन और श्वासोच्छ्वास में अंतर। तो बहुत ही सिंपल है, देखिए 2009, 10, 11 और 19 में पूछा हुआ है। तो श्वसन में क्या है, यह एक जैव रासायनिक प्रक्रिया है, ठीक है, और श्वासोच्छ्वास यह एक यांत्रिक या भौतिक प्रक्रिया है, ठीक है। श्वसन में यह एक अपचयी क्रिया है जिसमें भोज्य पदार्थों का ऑक्सीकरण होता है, और इसमें यह एक ऐसी क्रिया है जिसमें वातावरण से वायु श्वसनांगों तक पहुँचाई जाती है। श्वसन में क्या है, ऊर्जा मुक्त होती है, और श्वासोच्छ्वास में ऊर्जा का प्रयोग होता है। श्वसन में कार्बन डाइऑक्साइड, जल आदि बनते हैं और साथ ही ऊर्जा भी उत्पन्न होती है। तो इसमें क्या है, श्वसन सतह का वातन होता है, और श्वसन में कोशिका में संपन्न होता है, और श्वासोच्छ्वास में कोशिका से बाहर संपन्न होता है, ठीक है। श्वासोच्छ्वास जो प्रक्रिया है वो कोशिका के बाहर संपन्न होती है, और श्वसन जो है कोशिका के अंदर संपन्न होती है। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, देख सकते हैं आप, ऑक्सी तथा अनऑक्सी श्वसन में अंतर लिखिए। 2009, 10, 15, 17, 18, 20 और एनसीईआरटी का है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं एनसीईआरटी के क्वेश्चन जो है कितने इंपॉर्टेंट होते हैं। इस बार से जो है एनसीईआरटी के क्वेश्चन जो है ज़्यादा आने लगे हैं। तो इसका हम आंसर आपको बताते हैं, ऑक्सी तथा अनऑक्सी
श्वसन में अंतर। तो ऑक्सी को वायवीय और अनॉक्सी को अवायवीय कहते हैं। तो ऑक्सी का देखते हैं पहले, इस क्रिया में ऑक्सीजन आवश्यक है, ठीक है, सीधी सी बात है, ऑक्सी आ रहा है ना, ऑक्सीजन आवश्यक है। दूसरा, अनॉक्सी में ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। तो एक पॉइंट तो क्लियर है आपका। दूसरा, इस क्रिया के अंत में CO2 व जल ही प्राप्त होते हैं। तो यहाँ पर आपने ग्लूकोज लिया है, ठीक है, ऑक्सीजन लिया है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड और H2O, ठीक है। तो CO2 व जल ही प्राप्त होते हैं, और इसमें जो है हमने ग्लूकोज की और ऑक्सीजन की अभिक्रिया कराई, तो क्या मिला हमें, कार्बन डाइऑक्साइड और जल। और इसमें क्या है, इस क्रिया के अंत में यीस्ट से एथिल अल्कोहल व CO2 बनता है। तो इसमें यीस्ट से एथिल अल्कोहल और CO2 बना है, ठीक है। अगला है, इसमें ग्लूकोज अणु का पूर्ण विखंडन हो जाता है ऑक्सी में, ठीक है, और अनॉक्सी में इसमें ग्लूकोज अणु का आंशिक विखंडन होता है। अब ऑक्सी में अधिक मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है और अनॉक्सी में कम मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है। ऑक्सी में कोशिका द्रव्य व माइटोकॉन्ड्रिया में पूर्ण होती है, यानी कि जो आपकी ऑक्सी जो क्रिया है वो कोशिका द्रव्य और माइटोकॉन्ड्रिया में पूर्ण होती है, और ये जो अनॉक्सी है ये केवल कोशिका द्रव्य में ही पूर्ण होती है। अगला क्वेश्चन है, जैव क्रियाएं किसे कहते हैं, ठीक है, जैव क्रियाएं किसे कहते हैं, ये हमारे जो है हमारे लघु क्वेश्चन है, ठीक है। तो लघु क्वेश्चन 4 नंबर के होते हैं। जैव क्रियाएं किसे कहते हैं, इसकी मुख्य विशेषताएं लिखिए। तो जैव क्रिया क्या है, किसी भी जीवित जीव या कोशिका में जीवित अवस्था बनाए रखने के लिए अणुओं को गतिशील बनाए रखा जाता है। सिंपल सी बात याद रखो, कोशिका में ऊर्जा व पदार्थों का इनपुट तथा आउटपुट कोशिकीय संगठन में विघटन नहीं होने देता, यही अनुरक्षण कार्य है। अब वह सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण कार्य करते हैं उसे जैव प्रक्रम कहलाते हैं। अगर दीर्घ में लघु में आता है तो आपको ये लिखना है, और अति लघु में आता है तो आप ये लिखेंगे सिर्फ वह सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण कार्य करते हैं जैव प्रक्रम कहलाते हैं, ठीक है, इस तरीके से लिखोगे आप। अगला जो है उपापचय, ठीक है, अपचयी क्रियाएं हैं और उपचयी क्रियाएं हैं, ठीक है, कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक, तो ये आपको लिख सकते हैं। अगला दंत क्षरण है, दंत क्षरण से क्या समझते हैं स्पष्ट कीजिए। तो दांत का खुला भाग जो हम देख पाते हैं वह क्राउन कहलाता है। इनेमल से ढके इस भाग के नीचे डेंटिन नामक पदार्थ का स्तर पाया जाता है, जिसके बीच में पल्प कैविटी होती है। इस चैनल जैसे भाग में रक्त वाहिकाएँ व तंत्रिकाएँ पाई जाती हैं। इनेमल वैसे तो कठोरतम पदार्थ है, लेकिन यह अम्ल से घुल जाता है। दांतों पर खाने के कारण विशेषतः शुगर लगे रह जाने पर इस पर बैक्टीरिया पनपते हैं। यह खाने के कण व बैक्टीरिया दांतों पर मैल या डेंटल प्लाक के रूप में पाए जाते हैं। वहीं बैक्टीरिया अम्ल का निर्माण करते हैं जो इनेमल का क्षरण करता है। इनेमल से खनिज निकल जाने पर वह नरम हो जाता है। बाद में डेंटिन भी इससे प्रभावित हो जाता है। गहरा क्षरण पल्प कैविटी तथा दांतों की जड़ तक पहुंच जाता है। यही दंत क्षरण है, बहुत ही सिंपल है, ठीक है, इस तरीके से आपको करना है। तो आगे के वीडियो में मैं और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा आपको। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। ये समझ लो मैं आपको पूरा विज्ञान, गणित, अंग्रेजी, ठीक है, और 3 विषय तो खासकर इम्पोर्टेंट कराने वाला हूँ, और हिंदी सामाजिक में भी मैं आपको कराऊंगा। तो अगर आप 10th के एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, तो अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और वीडियो नहीं देखते हैं तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको वीडियो देखनी है, हर वीडियो का इंतजार करना है। रोज़ रात को हमारे 7:30 से 8 बजे के बीच एक वीडियो आती है, तो आपको देखना है, आप अच्छे नंबर से पास हो जाओगे। तो मिलते हैं किसी और इम्पोर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए हमारे चैनल आरके सिंह स्टडी क्लास 10। थैंक यू।